हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम AIB 18 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और AIB 18 के लिए डेली आपके लिए इम्पोर्टेंट MCQ मैं लेकर आता हूं, जिसमें कि हम प्रैक्टिस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना केवल AIB 18 तक सीमित है, बल्कि आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, APO की तैयारी कर रहे हैं, लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, LLB हो चाहे वो LLM हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मॉर्निंग में भी मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें हम सभी एक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं इस वीडियो के माध्यम से, उनके लिए बता देते हैं कि हम सैटरडे संडे को जो है 19 एक्ट को कवर करते हुए क्वेश्चन बनाते हैं, और फ्राइडे टू सैटरडे जो हमारे क्वेश्चन रहते हैं वो रहते हैं हमारे जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं, जैसे कि हमारा IPC हो गया, CRPC हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया। इसके अलावा और जो जो इम्पोर्टेंट हमारे एक्ट हैं उन सभी से क्वेश्चन हम बनाते हैं। तो मॉर्निंग में जो थे सारे एक्ट कंप्लीट नहीं हो पाए थे, इसलिए मैंने पहले भी आपको ये बात क्लैरिफाई की थी कि मैं आफ्टरनून के बाद जो है एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें कि हम बाकी की क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो में क्वेश्चन थोड़े से होने वाले हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच केस द PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाज डिफाइंड बाय द इंडियन जुडिशरी। किस केस के अंदर जो है डिफाइन किया गया था इंडियन जुडिशरी का सिस्टम, PIL का कौन सा ऐसा केस है इन सभी में से। तो हिंदी में इसका क्या अर्थ है वो भी समझ लेते हैं। भारतीय न्यायपालिका द्वारा PL, जिसे हम हिंदी में जनहित याचिका कहते हैं, को किस मामले में परिभाषित किया गया था। तो इसका सबसे सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन B, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, इसके अंदर जो है PIL यानी जनहित याचिका के संबंध में भारतीय न्यायपालिका के द्वारा इसको परिभाषित किया गया था। बात करते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, जनहित याचिका, वाज फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि कौन से आर्टिकल के अनुसार हम PIL फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। आर्टिकल 32, आर्टिकल 322, आर्टिकल 211, आर्टिकल 212, यानी कि 211 और 212। हिंदी में इसका क्या अर्थ है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं दोनों सब्जेक्ट में इसलिए आपको क्वेश्चन लेकर आता हूं ताकि दोनों जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, दोनों इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। और इसीलिए आपको दोनों में पढ़कर सुनाता हूं। कुछ चीज़ें जो है मेरे से भी छूट जाती हैं, इसलिए आप हिंदी में उसे पढ़कर जो है अच्छे से समझ सकते हैं। तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय ने PIL यानी जनहित याचिका दायर की जाती है, यानी कि कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है। तो इसका सबसे सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि आर्टिकल नंबर 32 के अंदर। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझते हैं। यह एक डेफिनेशन दी गई है, ये एक स्टेटमेंट दी गई है। ये स्टेटमेंट किस ज्यूरिस्ट ने लिखी है, ये क्वेश्चन है कि हु डिफाइन द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द कंसर्न विद द ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ द पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी विच एम्फेसाइज ऑन द फंक्शन रेदर देन ऑन द स्ट्रक्चर। तो किस ज्यूरिस्ट ने ये बात कही है, इससे पहले हिंदी में इसका क्या अर्थ है उसको भी समझ लेते हैं कि किसने प्रशासनिक कानून यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को प्रशासनिक कानून के रूप में परिभाषित किया है, और इसका संबंध संरचनाओं के बजाय कार्य पर जोर देने के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों की शक्ति के संचालन और नियंत्रण से है, यह कहा है। तो किसने कहा है, कौन सा इन सभी में से जो है ज्यूरिस्ट है, तो वेड जो है उनकी ये डेफिनेशन है, उन्होंने अपनी डेफिनेशन में ये बात कही थी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इन सभी में से कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बेसिक सोर्स नहीं है। पहला ऑप्शन है कस्टम, दूसरा है डेलीगेटिव लेजिस्लेशन, तीसरा है
गवर्नर के द्वारा जब ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट किया जाता है। और फोर्थ ऑप्शन है रिपोर्ट ऑफ द कमिटीज एंड कमीशन। तो कौन सा इसका सही जवाब है, इससे पहले हिंदी में इसका क्या अर्थ है इसको भी समझ लेते हैं, ताकि आप किसी भी तरीके से जो है कंफ्यूज ना हो। हिंदी में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक कानून का एक मूल स्रोत नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। तो पहला जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको भी समझ लेते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया शैल, फर्स्ट ऑप्शन है ओनली बॉडी कॉर्पोरेट बट नॉट परपेचुअल सक्सेशन। सेकंड ऑप्शन है ओनली बॉडी कॉर्पोरेट बट शैल नॉट हैव ए पावर टू एक्वायर द प्रॉपर्टी। थर्ड ऑप्शन है बॉडी कॉर्पोरेट हैव परपेचुअल सक्सेशन कॉमन सील विद पावर टू एक्वायर प्रॉपर्टी। एंड फोर्थ ऑप्शन है नोन ऑफ द अबव। तो कौन सा इसका बिल्कुल सही जवाब है, इससे पहले हिंदी में भी समझ लेते हैं क्या इसका अर्थ है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया होगी केवल निकाय कॉर्पोरेट लेकिन शाश्वत उत्तराधिकारी नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, केवल कॉर्पोरेट निकाय के पास संपत्ति अर्जित करने की शक्ति नहीं है। तीसरा है कॉर्पोरेट निकाय के पास शाश्वत उत्तराधिकार एवं एक सामान्य मुहर संपत्ति अर्जित करने की शक्ति होती है। यानी कि जब हम बात करते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, तो उसके पास ये सभी पावर्स होती है, परपेचुअल सक्सेशन की, कॉमन सील की, पावर टू एक्वायर प्रॉपर्टी की। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं और कौन सा इसका बिल्कुल सही जवाब है वो आपके साथ शेयर करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द स्टेट बार काउंसिल। इन सभी में से स्टेट बार काउंसिल का कौन सा फंक्शन नहीं है। पहला ऑप्शन है टू एडमिट पर्सन एज एन एडवोकेट ऑन इट्स रिकॉर्ड। सेकेंड ऑप्शन है टू प्रिपेयर एंड मेंटेनेंस सच रोल। थर्ड ऑप्शन है टू कंडक्ट सेमिनार ऑन लीगल टॉपिक। फोर्थ ऑप्शन है टू रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हुज डिग्री शैल टू बी क्वालिफिकेशन फॉर द एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट। तो कौन सा फंक्शन नहीं है स्टेट बार काउंसिल का, तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो फंक्शन नहीं है। ऐसे विश्वविद्यालयों को मान्यता देना जिसकी डिग्री एक वकील के रूप में नामांकन के लिए योग्य होगी। तो ये स्टेट बार काउंसिल का जो है क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है, उसका कार्य नहीं है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपको पता चल गया, बिल्कुल सही जवाब है। अब हम बात करते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं और कौन सा इसका सही जवाब है। क्या कह रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपनी बिलोंग टू। अगर किसी कंपनी की कोई प्रॉपर्टी है तो वो किससे बिलोंग करेगी, क्या प्रमोटर से, सेकंड ऑप्शन है मेंबर से, थर्ड ऑप्शन है शेयर होल्डर से, या फिर फोर्थ ऑप्शन है कंपनी से। जब कंपनी की बात की जाती है तो कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी से ही बिलोंग करेगी और किसी भी और से नहीं करेगी, इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ए कंपनी एटलीस्ट 51% ऑफ हुज शेयर होल्डर कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। यानी कि 51% कंपनी का 51% हिस्सा किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। तो ऐसे में उसे क्या कहेंगे, क्या उसे पब्लिक इंटरप्राइज कहेंगे, पब्लिक कंपनी कहेंगे, पब्लिक कॉरपोरेशन कहेंगे, या गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। तो उसको गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। और जो ये शेयर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी, या इन दोनों के कम्बिनेशन के साथ भी लिया जा सकता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। सार्वजनिक कंपनी हम किसे कहेंगे, वह कंपनी जिसमें कम से कम 51% शेयर पूंजी सरकार के पास हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सरकारी कंपनी, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं और इसका कौन सा सही जवाब है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का क्या मतलब होता है, तो पहला ऑप्शन है इज ए स्टडी ऑफ बायोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इन्वायरमेंट दैट में रिजल्ट फ्रॉम ए ह्यूमन एक्शन। सेकेंड ऑप्शन है इट इज ए
स्टडी ऑफ ए फिजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट, और थर्ड ऑप्शन है इन दोनों से, फोर्थ ऑप्शन है इन दोनों में से किसी से भी नहीं। हिंदी में क्या इसका अर्थ है समझ लेते हैं, उसके बाद कौन सा इसका सही जवाब आपके साथ शेयर करेंगे। पर्यावरण प्रभाव आकलन का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है कि पर्यावरण की जैव भौमिक विशेषताओं का अध्ययन है जो मानवीय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हो सकती है। दूसरा ऑप्शन है किसी परियोजना की व्यवहार्यता का अध्ययन है। और थर्ड ऑप्शन है इन दोनों से, और फोर्थ ऑप्शन है इन दोनों में से कोई भी इसका सही जवाब नहीं है, तो इन दोनों को ही शामिल किया गया है, इसलिए इसका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, थर्ड ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है? एज पर सेक्शन 2 कैपिटल ए ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि किस सेक्शन की बात की जा रही है, जो कि किस वर्ड को डिफाइन कर रहा है, इन्वायरमेंट वर्ड को, और कौन सा एक्ट है, 1986 का एक्ट है। पहला क्या कह रहा है? वाटर, एयर, लैंड। दूसरा है अदर लिविंग क्रिएचर, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉपर्टी। थर्ड है इंटर रिलेशन विच एग्जिस्ट अमंग द बोथ वाटर, एयर, लैंड एंड ह्यूमन बीइंग। एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इन सभी को ही शामिल किया गया है पर्यावरण शब्द के अंदर, जो कि परिभाषित किया गया है 2A के अंदर, जिसमें जल, वायु, भूमि, अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म संगठन और संपत्ति, जल, वायु, भूमि, मनुष्य के बीच में मौजूदा अंतर संबंध, उपरोक्त सभी को, इन सभी को ही शामिल किया गया है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो हमारा IT एक्ट से है। क्या कह रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो हमारा एक्ट है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये हमारा इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा? प्रमोद महाजन के द्वारा। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं, फास्टली थोड़ा करके चलेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग। आप सभी को पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जब आया था तो ये डील करता था दो चीज़ों से, किससे? साइबर क्राइम से और ई कॉमर्स। अगर कोई भी होता है, किसी भी तरह का क्राइम होता है तो उसमें शामिल इसको किया गया था। तो इसलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट डील करता है साइबर क्राइम से भी, और ई कॉमर्स अगर कोई भी ऑफेंस कमिट होता है तो उनसे भी ये डील करता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। लेबर लॉ इज ए सब्जेक्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7th शेड्यूल के अंदर लिस्ट दी हुई है, 3 लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कंकर्न लिस्ट। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये जो स्टेटमेंट कही गई है या फॉल्स है, या फिर यस या नो, या फिर इन सभी में से कौन सा ऑप्शन इसमें नहीं है? इससे पहले इसको हिंदी में समझ लेते हैं। श्रम कानून भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का विषय है। जी बिल्कुल है, इसलिए इसको जो है इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, यह सत्य कह रहा है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। हु इज़ द सेकंड लेबर मिनिस्टर ऑफ द इंडिया? कौन है हमारे सेकंड लेबर मिनिस्टर इंडिया के? आपको ये बताना है, वो है हमारे श्री वी गिरी। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं और कौन सा इसका सही जवाब है। टोर्ट जो है वोलेशन है किसका? पहला है राइट टू पर्सोनम, दूसरा है राइट टू रैम, बोथ, या फिर इन सभी में से कोई भी नहीं है। तो जब हम टोर्ट की बात करते हैं तो वो राइट टू रैम यानी कि वर्ल्ड एट लार्ज से डील करता है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं और कौन सा इसका सही जवाब है। द ड्यूटी अंडर द लॉ ऑफ टोर्ट इज टूवर्ड द होल एट लार्ज। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट से है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पूछे जाते हैं मोटर व्हीकल एक्ट से भी क्वेश्चन।
अंडर विच सेक्शन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 इट इज़ मैंडेटरी फॉर द पर्सन टू होल्ड ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव ए मोटर व्हीकल। तो ये आपको बताना है कि कौन सा सेक्शन है जो इससे डील करता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी जो है इजी क्वेश्चन है। आई होप आप सभी को इसका सही जवाब पता होगा, और वो है हमारा सेक्शन नंबर 4 जो है डील करता है। वो ये कहता है कि जो भी मोटर व्हीकल को ड्राइव कर रहा है उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जो है होना चाहिए। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड लिमिट ऑफ ए मोटर व्हीकल ऑन एक्सप्रेस वे अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। सॉरी, थोड़ी देर चुप हो गया था मैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत एक्सप्रेस पर मोटर वाहन के लिए अधिकतम गति क्या है और कितनी हो सकती है, कितनी है, ये भी हम इसका भी पता होना चाहिए। 80 प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 140 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हम बात करते हैं एक्सप्रेस वे की, यानी कि जो हमारे पुल्स होते हैं, जो एक्सप्रेस वे बड़े बड़े दूर दूर तक बने होते हैं, तो उसके ऊपर जो स्पीड लिमिट निर्धारित की गई है वो होती है 120। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है समझ लेते हैं। इन इंडिया द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनिशिएटेड इन द ईयर ऑफ, किस साल में इनिशिएट किया गया था? तो इसे इनिशिएट किया गया था 1986 के अंदर। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1986 में हुई थी। इसको आपको याद रखना है। बात करें अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। द प्रेसिडेंट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, सेंट्रल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, इस तरीके की कमीशन होती है जब हम कंज्यूमर कोर्ट्स की बात करते हैं, कंज्यूमर एक्ट की बात करते हैं। तो अगर जो बात करें डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के प्रेसिडेंट कौन होंगे? डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, हाई कोर्ट के जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट के, या इन सभी में से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, यानी जिला आयोग का अध्यक्ष एक जिला जज होगा, एक जिला जज होगा। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है कि प्रेजेंट में इनकम टैक्स एक्ट कौन से साल का एक्ट है? तो हमारे पास अभी कौन सा है? 1961 का एक्ट है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट जो है कब फोर्स में आया था, यानी कि कब लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था वो डेट भी हमें याद होनी चाहिए। वो लागू हुआ था 1 अप्रैल 1962 को। तो इसका पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है कि ये सभी स्टेटमेंट दी गई है, इन सभी स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है द टेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड नॉट सब्जेक्टिव। थर्ड ऑप्शन कह रहा है एक्सेप्टेंस इज ए कंप्लीट व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफर्ड। फोर्थ ऑफरर, यहाँ पर ऑफर्ड आया है, ये है ऑफरर, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। द पार्टी इनवाइटिंग टेंडर इज बाउंड टू एक्सेप्ट द टेंडर। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। इसके अलावा ये जो तीनों ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अभी हमारे और कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, यही हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको डिस्कस करने थे आज के लिए। संडे को मैं एक और नई वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें हम फिर से कंबाइन करके 19 सब्जेक्ट के MCQ आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं